उठाई थी। मैंने कहा, ज़ैन प्लीज़ छोड़ दो मुझे। वो कहने लगा, पहले इधर देखो मेरी तरफ। मैं यूँ उसके साथ में उसकी तरफ नहीं देख सकती थी। मैंने कहा, कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा, प्लीज़ ज़ैन। वो कहने लगा, कोई नहीं आता समिया, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मैंने झिझकते हुए उसकी तरफ देखा था। वो कहने लगा, क्यों ऐसा कर रही हो? मेरे साथ तरस नहीं आता मुझ पर? अपने चाहने वालों के साथ ऐसा सलूक करते हैं? बड़े धीमे लहजे से वो पूछ रहा था। मैंने कहा, तुम मुझे इसलिए यहाँ लाए हो ताकि अपना हक जमा सको, जोर जबरदस्ती कर सको? मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाए थे। वो कहने लगा, नहीं, बस इसलिए लाया हूँ ताकि ये जान सकूं कि मेरी प्यारी सी समिया के साथ मसला क्या है, किस बात पर वो मुझसे खफा है। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो। उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा, दिल पर जोर जबरदस्ती नहीं चलती। तुम जबरदस्ती मेरे दिल नहीं बस सकते। अगर बसना होता तो बस चुके होते। मैं जिबरान तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, ये मेरे बस में नहीं है। मेरी बात सुनकर कहने लगा, इतना बुरा लगता हूँ तुम्हें? पहले कभी नहीं बताया तुमने। उसकी आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं देख नहीं पाई थी। अपने रवैये पर मुझे सिर्फ अफसोस था। मैंने कहा, वापस चलो यहाँ से। वो मुझे होटल के कमरे में ले गया। कहने लगा, क्या कहना चाहती थी तुम? क्या बात करनी है तुमने मुझसे? मैंने कहा, तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं निभा सकती, कभी भी नहीं, क्योंकि ऐसे रिश्ते मजबूरी में नहीं निभाए भी जाएं तो ज़्यादा देर नहीं चल सकते। लेकिन मेरी मजबूरी है। मेरा दूसरा कोई ठिकाना भी नहीं है जहाँ चली जाऊँ। मैं बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। वो कहने लगा, मैं वक्त दे तो रहा हूँ तुम्हें। मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि मैं नहीं निभा पाऊंगी, मुझे बस अपने नाम पर बैठा रहने दो। तुम दूसरी शादी कर लेना। ज़ैन मेरी बात सुनकर वो हत्थे से उखड़ गया था। वो कहने लगा, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं क्यों करूं दूसरी शादी? मैंने कहा, इसलिए कि मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकती जो तुम मुझसे चाहते हो। वो कहने लगा, तुम्हें हुआ क्या है? ऐसी तो नहीं। मैंने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, उससे शादी करना चाहते हो। अगर ये कहते कि मुझसे शादी का इरादा रखते हो तो मैं इनकार कर देती। ज़ैन, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा भी मोहब्बत है तो तुम दूसरी शादी करोगे और मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करोगे। मेरी बात सुनकर बड़े गुस्से से उसने मुझे देखा था। वो कहने लगा, दूसरी शादी नहीं करूँगा और तुम आइंदा मेरे पास मत आना। कब से वजह पूछ रहा हूँ, मिन्नत कर रहा हूँ, लेकिन तुम हद से बढ़ती जा रही हो। कितनी ही लड़कियां अपनी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ से शुरू करती हैं। सबको अपने शोरों से यूं ही अचानक मोहब्बत नहीं हो जाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश करती हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम्हारी तरह अपने शोर को दूसरी शादी का मशवरा नहीं देती। ये कहकर वो सोफे पर जाकर लेट गया। मैं जिस अजियत में थी वो मैं ही जानती थी। आज ये मुझसे मोहब्बत जता रहा है, लेकिन कल जब मेरी हकीकत इस पर खुलेगी तो मुझे छोड़ देगा और दूसरी शादी भी करेगा। मर्द ऐसे ही होते हैं। रोते रोते मैं सो चुकी थी। सुबह मेरी आंख ज़ैन की हाय हाय की आवाज़ पर खुली थी। मैं उठकर बैठ गई। पता नहीं उसे क्या हुआ था। मैं उठकर सोफे पर गई तो वो नींद की गंदगी में हाय हाय कर रहा था। मैंने उसकी पेशानी पर हाथ लगाया तो बुखार से तप रहा था। ये देखकर मैं परेशान हुई थी। फ़ौरन से उसे पानी की पट्टियाँ करने लगी। बुखार की मेडिसिन मेरे पास मौजूद थी। मैंने होटल के वेटर से नाश्ता मंगवाया। ज़ैन को नाश्ता करवा के मेडिसिन दी। उसे कहा कि वो बेड पर लेट जाए। वो चुपचाप मुझे देख रहा था। कहने लगा, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैं खुद अपना ख्याल रख लूँगा। मैंने कहा, पता है मुझे, जितना तुम अपना ख्याल रख सकते हो। 2 दिन मैंने ही उसकी तीमारदारी की थी। कभी कहता, समिया, उफ, पाँव में दर्द है। समिया, मेरे पाँव तो दबा दो। बीच में नींद में उठकर उसके पाँव दबाने लग जाती। तो कभी हाथ। एक बार कहने लगा, सर दबा दो। उसका बुखार अब उतर चुका था। मैंने कहा, ज़ैन, अब तुम ठीक हो? वो कहने लगा, क्या ठीक हूँ? मुझे ऐसे ही बुखार होता है। बाहर से लगता है कि जिस्म ठंडा है, लेकिन अंदर बुखार रहता है। उफ, कसम से समिया, सर दर्द से फट रहा है। मैं बेचैन सी हुई थी। मैंने कहा, मेडिसिन ली है तुमने? तो वो कहने लगा, हाँ ली थी, बस सर दबा दो।
मैं उसके पास बैठ गई। कुछ देर उसका सर दबाती रही तो वो सो चुका था, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से उठने लगी, वो तकिया छोड़कर मेरी गोद में सर रख चुका था। मेरे दिल को जोर से झटका सा लगा था, लेकिन वो शायद नींद में था। मैंने 2-3 बार उसे पुकारा, लेकिन शायद गहरी नींद में था। मैं पूरी रात बेड से टेक लगाए ही बैठी रही। सुबह तक मेरी कमर तख्ता हो चुकी थी। जब उसकी आंख खुली, मुझे यूं बेड से टेक लगाए देखा तो फौरन से उठकर बैठ गया। मेरी भी आंख खुल गई थी। कहने लगा कि सॉरी यार, नींद में पता ही नहीं चला, तुम मुझे जगा देती। उस वक्त मेरी आंखें नींद से बोझिल थीं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम गहरी नींद में थे, अब प्लीज जाकर सोफे पर सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं कंबल लेकर लेट चुकी थी और वो सोफे पर चला गया। जब मैं उठी तो वो होटल के कमरे में नहीं था। मैंने उठकर अपने लिए चाय मंगवा ली थी, लेकिन वो रात तक वापस नहीं आया। मैं ये सोच रही थी कि आखिर वो गया कहाँ। रात को 10 बजे वो आया था। मैंने कहा, जैन कहाँ गए थे? वो भी बुखार में। वो कहने लगा, मैं अब ठीक हूँ, डोंट वरी। वो तुम सो रही थी इसलिए मैं बोर हो रहा था, बाहर चला गया और वहाँ मुझे अपनी यूनिवर्सिटी फेलो राबेल मिल गई। बस उसी से गप्पे मारता रहा, वक्त का पता ही नहीं चला। फिर उसने जेब से मूंगफली निकाल कर मुझे दी। कहने लगा, ये लो खा लो। फिर कहने लगा, तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी में ये लड़की दीवानी थी मेरी, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन मैं इस गलतफहमी का शिकार था कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए कभी उसे रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि उसने अभी तक शादी ही नहीं की होगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई लड़की मुझसे इतनी भी मोहब्बत कर सकती है। मुझे कह रही थी कि अपनी बीवी से मिलवाना, मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन है जिसकी खातिर तुमने मुझे लिफ्ट भी नहीं करवाई। मैंने उसे कल शाम की चाय पर बुला लिया है, अच्छा है तुम भी मिल लेना। उस रात वो काफी देर तक राबेल की बातें करता रहा। मैंने कहा, तुमने पहले तो कभी मुझे नहीं बताया। वो कहने लगा, मेरे नज़दीक उसकी इतनी अहमियत ही नहीं थी, लेकिन एहसास हो रहा है बहुत तकलीफ होती है जिसे हम टूट कर चाहें और बाद पता चले कि हम तो उस शख्स के लिए कुछ अहमियत ही नहीं रखते। ये कहते हुए वो मुझे बड़े गौर से देखने लगा। मैं नजरें चुरा गई और मूंगफली खाने लगी। वो कहने लगा, सारी तुम्हारे लिए नहीं लाया, इधर मुझे भी दो। ये कहकर मेरे साथ मूंगफली खाता हो रहा, साथ साथ रबील की बातें भी करता रहा। अगले रोज वाकई ही एक बहुत ही खूबसूरत लड़की 5 बजे हमारे कमरे में आई थी, जैन की क्लास फेलो। उसे देखकर मुझे कुछ हुआ था, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी, स्टाइलिश थी। वो मुझसे गले मिली थी, कहने लगी, मुझे तुम्हें देखने का बहुत क्रेज था, वाकई तुम बहुत प्यारी हो। फिर जैन जिससे मोहब्बत करे वो तो आम हो ही नहीं सकती। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, लहजा भी नम था। जैन के चाय के लिए कुछ बेकरी और दूसरी चीजें लेने गया था। कुछ ही देर में वो भी आ गया। जैन से उसकी काफी बेतकल्फी थी। काफी देर वो दोनों आपस में ही अपनी यूनिवर्सिटी की बातें करते थे। मुझे अपना आप उनके बीच बिल्कुल बेमैनी और बेमकसद लग रहा था। चाय पीने के बाद जब जाने लगी तो अपने पर्स से मुझे एक बॉक्स निकाल कर दे गई। कहने लगी, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जैन भी उसके साथ कमरे से चला गया। घंटे बाद कमरे में आया तो मुस्कुरा रहा था। जान छुड़वाना मुश्किल है इस लड़की से। मैंने कहा, बातें नहीं खत्म होती। मैंने कुछ नहीं कहा था, चाय भी ठीक से नहीं पी थी। मैंने कहा, हम अपना कहाँ खाएंगे? वो कहने लगा, रात का खाना हम बाहर जाकर खाएंगे। खाने के दौरान भी वो उसी की बातें करता रहा। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, तुम कोई बात नहीं कर सकते? खाना खाते हुए उसका चम्मच रखा था। कोई और बात क्या? मैंने कहा, कुछ भी। जब से तुम्हारी क्लास फेलो तुमसे मिली है, तुम्हारे पास उसी की बातें हैं। वो कहने लगा, तो और क्या बात है? तुम तो प्यार मोहब्बत की बातें करने नहीं देती, तो और क्या करूं अब? और क्या मौसम अच्छा है? कैसा है? क्या हो रहा है मौसम में? बीवी साथ है तो दिल चाहता है ये बातें करूं, लेकिन वो मुझसे दूर जाना चाहती है। उसे मेरी फिक्र नहीं, तो मैं क्या करूं फिर? मैं खामोश सी हो गई। ठीक है तो कह रहा था मुझसे। मैंने कहा, हम वापस कब जाएंगे? 8 दिन बाद। फिर कहने लगा
क्या तुम राबेल की बातें क्यों नहीं सुनी तुमने? तुम मुझसे मोहब्बत भी नहीं करती, जबकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन अक्सर बीवी जेलस हो जाती है ऐसी बातों पर। लेकिन तुम उनमें से थोड़ी हो, क्योंकि वो तो अपने शोहर से मोहब्बत करती हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी। खैर छोड़ो, अगले रोज तो मुझे कागान ले गया, देखा तो वो लड़की वहां पर भी थी, जैसे वो जानती थी कि हम यहाँ पर जाना चाहते हैं। जैन कहने लगा, तुम यहाँ पे रुको, मैं अभी आता हूँ। वो मुझे आबशार के लिए बीचों बीच रखी हुई कुर्सियों में एक कुर्सी पर बिठाकर जा चुका था, जहाँ सियाह बैठकर खाना खाते थे और ठंडे पानी की आबशार में अपने पाँव भी भिगोते थे, लुत्फ अंदोज होते थे। पिछले 2 घंटे से मैं उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए। मैं उठकर बाहर आ गई। पहली बार बहुत रोना आ रहा था। जैन को मेरी परवाह तक नहीं थी। मेरी नजर आबशार की दूसरी जाने पड़ी तो वो उसके उड़ के रह गए थे। वो एक बड़े से पत्थर पर बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मेरे तन बदन में आग भी लग गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मर्द ही होते हैं, झूठे होते हैं। कल तक मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, झूठा कहीं का। मैं गुस्से से वहां से होटल के कमरे में वापस आ गई। मेरे मोबाइल पर जैन की कॉल आ रही थी, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। उसे ये तक एहसास नहीं था कि थोड़ी देर का कहकर वो अपनी क्लास फेलो के पास जाकर बैठ गया और भूल गया कि मैं भी उसके साथ आई हूँ। काफी देर उसके कॉल पर कॉल आती रही। 2 घंटे बाद उसने चाबी से कमरे का दरवाजा खोला, मुझे कमरे में देखकर कहने लगा, तुम यहाँ थी? समिया, तुम्हें एहसास है कि मैं तुम्हें पिछले 3 घंटे से तुम्हें पागलों की तरह कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। वो काफी गुस्से में था और परेशान भी। कहने लगा, बिना बताए तुम यहाँ आ गई, फोन कहाँ है तुम्हारा? ये कहकर उसके सामने साइड टेबल पर देखा तो मेरा मोबाइल पड़ा था। कहने लगा कि मोबाइल को आग लगा दो अगर तुमने उठाना नहीं होता था। मैंने कहा, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं थी। अगर होती तो ऐसे तुम जाकर अपनी क्लास वालों के साथ वक्त न गुजार रहे होते। पिछले 2 घंटे से तुमने भी मुझे उस रेस्टोरेंट की कुर्सी पर बिठाया था और फिर भूल कर जाकर उस राबेल से बातें कर रहे थे। क्या मैं पागल हूँ जो तुम्हारा इंतजार करती बैठी रहूं? मैं बहुत गुस्सा आ रहा था और तुम जो उसके साथ बैठकर बातों में ये तक भूल गए कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये तुम्हें नजर नहीं आता? कहने लगा, तो क्या हो गया? मैं उसके पास बैठ गया, तुम्हारे सामने ही उसके पास गया था। मैंने कहा, क्या लगती है तुम्हारी? कहने लगे, क्लास फेलो दोस्त है मेरी। मैंने कहा, तो फिर मैं क्या हूँ? जैन ये कहते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, ये तो खुद से पूछो कि तुम मेरी कौन हो। फिर मेरे करीब आकर जैसे ही मेरे आंसू साफ करने लगा, मैंने उसका हाथ पीछे कर दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हारी कोई नहीं, मुझे अभी के अभी वापस जाना है। जैन ने कहा, कुछ दिन बाद जाएंगे, बार बार छुट्टी नहीं मिलती। मैंने कहा कि भाड़ में गई तुम्हारी छुट्टियां, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तुम भी वहीं जाओ जहाँ पहले जाकर बैठे थे। कहने लगा, तुम्हारे लिए ही खाना लाया था। मैंने कहा, मुझे नहीं खाना, जाओ जाकर उसी ही को खिलाओ। उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, छोड़ो मेरा हाथ जैन, वरना मैं मर जाऊंगी मेरे हाथों से। तुम्हें पता नहीं कितने गुस्से में हूँ। वो कहने लगा, अब तुम क्यों जेलस हो रही हो? वह हैरत से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। उसके सवाल पर मैं चुप सी हो गई। कहने लगा, बोलो आप क्यों जेलस हो रही हो? कहने लगा, जेलसी वहाँ होती है जहाँ मोहब्बत होती है, और तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। अभी चंद रोज पहले भी तुम कह रही थी कि मेरी दूसरी शादी कर लूं, तो अब रो क्यों रही हो? 4 घंटे क्या मैं राबेल के साथ गुजार लिए? तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सुनकर मैं शर्मिंदा सी होने लगी, अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाने लगी, लेकिन वो अपनी गिरफ्त और भी मजबूत कर चुका था। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है, मुझे सोना है। वो कहने लगा, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? मैंने कहा, ये बात नहीं है। यही बात, उसकी बातें सुनकर तुम्हें तकलीफ हो रही है, तभी कह रही थी कि कुछ और बात करो। समिया मान क्यों नहीं लेती कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? कहने लगा, मुझे जरा सा बुखार क्या हो गया कि तुम्हारी जान पर बन गई थी। पूरी रात मैं तुम्हारी गोद में ऐसे ही सोता रहा, पूरी रात तुम जागती रही हो और तुमने एक बार भी नहीं किया, मुझे जगाने की कोशिश नहीं की। ये क्या था? क्या एहसान था? कहने लगा, पागल लड़की,
ये मोहब्बत है, मोहब्बत इसे कहते हैं। मेरे पास भी अब कोई बहाना नहीं बचा था। अपने हाथ से मेरे आंसू साफ किए और कहने लगा कि वो शादीशुदा है और यहाँ अपने शोहर के साथ आई है। उसका शोहर भी मेरा क्लास फेलो है और राबेल का मेरे साथ कभी कोई अफेयर नहीं चला। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मोहब्बत तो वो हुसैन से करती है और शादी भी उसी से ही की है। ये तो तुम इतने दिनों से नखरे दिखा रही थी, इसलिए मैंने जब हुसैन और राबेल को देखा तो कहा कि जरा सी ड्रामेबाजी कर दो ताकि मेरी बीवी का दिमाग कुछ ठिकाने पर आ जाए, क्योंकि उसे लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती और मैं अपना हनीमून ट्रिप बर्बाद नहीं करना चाहता। दोनों मियाँ बीवी मान गए क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए जो कुछ भी 2 दिन से हो रहा था वो सिर्फ एक ड्रामा था। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था, क्योंकि अब मैं अपनी मोहब्बत उससे छुपा नहीं सकती थी। वो जान चुका था और डर इस बात का था कि एक हकीकत और जान जाएगा तो फिर क्या होगा। जिसकी खातिर मैं अब तक उसके साथ ज्यादती करती आ रही थी। वो कहने लगा, क्या सचमुच तुम अनजान थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे रोक भी नहीं पाई और खुद को हालात के हवाले कर दिया था। सुबह जब मेरी आंख खुली, बेड के क्राउन से टेक लगाए वो मुझे ही देख रहा था। पता नहीं वो किस गहरी सोच में था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने मुझे जागता हुआ देखा तो हाथ में पकड़ा सिगरेट साइड टेबल पर रखे हुए एश ट्रे में रख दिया। हालांकि सुबह के 7 बजे थे और वो जाग रहा था, लेकिन मैंने कहा, क्या बात है, सोना नहीं है तुमने? वो कहने लगा, नहीं, ऐसे नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। वो चुपचाप सा था। मेरी जान निकल रही थी कहीं मुझसे मेरे पाक बाकी की बात ही ना करे या कोई सबूत ही ना मांग ले या यही ना पूछ ले कि इससे पहले किसके साथ वक्त गुजार चुकी हूँ या मेरी अमानत में खयानत क्यों की है। मैं उसकी तरफ से ही देख रही थी तो वो कहने लगा, क्या बात है समिया? मैंने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम तो इस वक्त सो रहे होते हो ना? इसलिए वो कहने लगा, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। अपना लहजा वो काफी हद तक नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा दिल अंदर से कांप रहा था। फिर वो मेरे बराबर में लेट गया, अपना बाजू सीधा करके कहने लगा, इधर आओ, यहाँ लेटो। मैं बहुत डरी रही थी, पता नहीं अपने करीब लिटा कर अब मुझसे क्या पूछेगा, क्या सवाल करेगा। मैं उसके बाजू पर सर रखकर लेट गई तो वो कहने लगा, क्या सोच रही हो? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें मैंने बहुत तंग किया है ना? मैंने मौजू बदल दिया था। वो कहने लगा, हाँ, तंग तो बहुत किया, बस वजह नहीं पता क्यों किया। मैंने कहा, मुझे लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, शायद डरती थी तुमसे मोहब्बत करने से कि पता नहीं मुझे मोहब्बत मिलेगी भी या नहीं। मैं उसको अपनी बातों से बहलाने लगी और क्या करती, मैं नहीं चाहती थी मेरी जिंदगी बर्बाद हो। वो कहने लगा, डरती क्यों थी? मैंने तो कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा, हमेशा तुम्हारा साथ ही दिया है। देखने लगा, तुम्हें पता है, जब मैंने अम्मा से कहा था कि मुझे समिया से शादी करनी है तो अम्मा ने एतराज़ किया था, लेकिन मैंने कहा कि शादी सिर्फ इसी से करूँगा और उसे आपको पूरी इज्जत ही देनी पड़ेगी। उसे यतीम समझना छोड़ दें। क्या आप इस पर एहसान कर रहे हैं? बहुत समझाने के बाद मेरी वालदा का मूड कुछ ठीक हुआ था और तो उनसे उनका रवैया भी, वरना शादी से पहले वो तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा अच्छा रवैया नहीं रखती थी। फिर काफ़ी देर वो मेरा सर सहलाता रहा और इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन मैं महसूस किया था कि उसके बाद वो मेरे करीब नहीं आया था। 2 बजे के बाद मेरी आंख खुली तो वो बेड पर नहीं था। मैं फौरन से उठकर बैठ गई। देखा तो कमरे से मुंसलिक गैलरी में खड़ा था, सिगरेट पी रहा था। हालांकि सिगरेट का आदी नहीं था, हाँ, जब टेंशन में होता था तब कुछ कुछ पी लेता था। मैं उठकर गरम शाल लेकर उसके पास आ गई। मैंने कहा, यहाँ क्यों खड़े हो? मेरी बात सुनकर बुरी तरह चौंका था, जैसे किसी गहरी सोच में हो। वो कहने लगा, नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही, बस मौसम अच्छा है ना, इसलिए। मैंने कहा, रात के 2 बजे कौन सा एंजॉय कर रहे हो? मैं उसके पास जाके खड़ी हुई थी
तो उसने हाथ हिलाकर मुझे अपने साथ लगा लिया। कहने लगा, कहा ना तुमसे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, मेरी गोद में सर रख कर सो जाओ, नींद आ जाएगी। फिर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, तुम्हें बार बार तो ऐसी तकलीफ नहीं दूंगा ना। पूरी रात तुम जागती रही थी, सिर्फ मेरे लिए। मैंने कहा, अभी भी जाग सकती हूँ, आजमाइश शर्त है। वो कुछ देर मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर नजरें झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया मेरे साथ वैसा ही हो गया था जैसा पहले था। शायद मुझसे सवाल कर नहीं पा रहा था, वो मेरे किरदार पर शक नहीं कर पा रहा था और अपने आप से लड़ रहा था। मैं जानती थी कि वो किस कैफियत से गुजर रहा है, लेकिन मैं उसे सच बताने की हिम्मत नहीं रखती थी, इसलिए खामोशी से ही वापस आ गई। उधर जाते हुए मेरे दिल में उसामा के हवाले से वसवसे आने लगे कि वो कहीं गलत ना कर दे, मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे तो उसामा की तेज नजरें मुझ पर थीं। अलबत्ता ताई अम्मा आज मेरे साथ अच्छे से मिली थी। मैंने घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार मेरी अहमियत अलग थी। ताई अम्मा मेरे साथ लगती थी, चची फातिमा और ज़ैनब से कहती थी कि अपनी भाभी की मदद किया करो, घर के कामों में दिलचस्पी लिया करो। एक बार मैं अपने कमरे में थी, जब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने उसामा खड़ा था। उस वक्त दोपहर का वक्त था और दोपहर के वक्त हमारे घर की सब खवातीन आराम करती थी, वो सब अपने अपने कमरों में होती। उसे अपने कमरे में देखकर मेरी जान निकली थी। वो फटाफट से मेरे कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर कहने लगा, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, दफा हो जाओ यहाँ से। वो कहने लगा, देखो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ सकता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारा क्या होगा? अगर तुम मेरे बारे में कुछ भी कहोगे तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। अब वैसे भी मैं जैन को सब कुछ बता चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत उड़ी थी। मैंने कहा, यही ड्रामा देना चाहते थे ना? तुम मुझे यही कहना चाहते थे ना? इस बात पे ब्लैकमेल करना चाहते थे तो जाओ जाके जैन को जो कहना है कह दो, क्योंकि वो सब जानता है। और उसका ज़र्फ देखो, उसके बावजूद उसने मुझे अपनाया, छोड़ा नहीं है। ये सुनकर वो घबराहट का शिकार हुआ था और फौरन से कमरे से बाहर निकल गया। मैं जानती थी कि वो ब्लैकमेल करेगा और अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। मैं जानती थी कि वो ऐसी बात कभी भी जहन से नहीं पूछ सकता, इसलिए मैं कुछ मुतमईन थी। नमाज में रो रो कर अल्लाह से दुआ करती थी कि मैंने अपने शोहर के साथ जानबूझकर खयानत नहीं की। आप जानते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है और मैं नहीं बता सकती उसे। मैं जानती हूँ मर्द कितनी ही औरत से मोहब्बत क्यों न करता हो, लेकिन ये सच जानकर वो उससे पहले जैसी मोहब्बत नहीं कर सकता। जहन मुझे ना भी छोड़ता तो कभी भी वह मोहब्बत भी ना देता जो दे रहा था। एक महीने बाद मैं उम्मीद से हो गई थी। जैन बेहद खुश था, ताई अम्मा भी बहुत खुश थी। अब तो मेरा और भी ज्यादा ख्याल रखते थे। उन्हीं दिनों चची ने उसामा का भी रिश्ता तय कर दिया था अपनी भांजी के साथ। चंद माह में उसकी भी शादी हो गई थी। वक्त गुजरने लगा था, अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा था। जहन तो इतना खुश था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता सबके घर अलग अलग होने लगे, क्योंकि अब इस घर में गुजारा मुश्किल था। फारूक भाई की शादी भी हो चुकी थी। चचा ने और ताया ने उसी गली में और भी बहुत से घर खरीद लिए थे। उन्हें नए सिरे से सब बच्चों के लिए बनवाया था। कहते थे कि हम चाहते हैं हमारा पूरा खानदान यही करीब करीब रहे, ताकि कल को अगर कोई मुश्किल पेश आए तो सब इकट्ठे हो जाएं। इसलिए चची और उसामा की फैमिली अब हमारे घर से जा चुकी थी। फारूक भाई जितने अच्छे थे, उनकी बीवी भी वैसी ही थी। हम दोनों देवरानी जेठानी में ऐसी मोहब्बत थी कि दोनों बहनों में भी नहीं होती होगी इतनी। घर में बहुत इत्तेफाक था। एक के बाद मैंने दूसरे बेटे को जन्म दिया और फारूक भाई को एक बहुत प्यारी बेटी हुई। वक्त तेजी से गुजरने लगा था, लेकिन जैन की मोहब्बत में कभी फर्क नहीं आया। अब तक वो राज मेरे सीने में राज था, लेकिन इसकी अजियत कभी कभी जब मुझ पर सवार होती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बहरहाल हम लोग इतने बड़े हो गए थे कि हमारे बच्चे हमसे सर ऊंचा निकाल चुके थे। ताई अम्मा और ताया अब्बा
अब बीमार रहने लगे थे। अहाद और फहद बिल्कुल ज़हन पर गए थे। मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे और हर वक्त तंग भी करते रहते थे। उनकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती थी। अहाद अम्मा को कहता था और फहद, मॉम, मेरी ज़िंदगी बड़ी खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। जब एक बार एक हादसा हुआ तो पूरे ख़ानदान को हिला के रख दिया। उसामा की बीवी एक बार रोते हुए मेरे घर आई थी। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तो वो कहने लगी, भाभी, मेरी बेटी के साथ किसी ने ज्यादती कर दी। वो बहुत रो रही थी। मैंने कहा, ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो गया? वो रोई जा रही थी। उसामा के लिए भी बीवी बहुत अच्छी थी और मुझसे काफ़ी दोस्ती भी थी। बताती थी कि उसामा का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं है। मैं जानती थी कि उसका मिजाज ही ऐसा है, किसी के साथ अच्छा रह ही नहीं सकता। वो कहती थी कि हर वक्त परेशान रहता है, मेरे करीब भी आता है तो खुशी नहीं होती, लड़ता झगड़ता है। लेकिन जो बात उसने अब बताई थी वो होश उड़ा देने वाली थी। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो गया? तो वो कहने लगी, स्कूल के एक टीचर ने उसके साथ ये सब किया है। मैंने कहा, तुम बताती क्यों नहीं हो सबको? शोर मचा दो। वो कहने लगे, क्या करूं भाभी, मेरी बच्ची बदनाम हो जाएगी। मैंने कहा, ये सोचकर तुम्हारी बच्ची बदनाम हो जाएगी, तुम जालिम को सजा नहीं दिलवाओगी। कहने लगी, उसामा ने मना किया है, कहता है मेरी बच्ची से कोई शादी नहीं करेगा। वो बहुत रो रहा है, अपने बाल नोच रहा है, पता नहीं बार बार कह रहा है कि किसी ने मेरी बेटी को मेरी वजह से बदनाम किया है। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। कहने लगी, पता नहीं उसने ऐसा कौन से गुनाह किया है, भाभी मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होकर रह गई है। मुझे तो उस शख्स से नफरत सी होने लगी है। अगर मैं उसके बच्चों की माँ ना होती तो उसे छोड़ देती। मैंने उसे तसल्ली दी और चुप करवाया। उसके साथ उसकी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई। वो हमला हो चुकी थी और तभी उसामा और उसकी बीवी को सच्चाई पता चली। मैंने खामोशी से बच्ची का अबार्शन करवाया और उसे कहा कि वह उसे एक हादसा समझकर भूल जाए, लेकिन वो बहुत रो रही थी। ऐसे हादसे क्या कभी भूले जाते हैं? ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता था कि ऐसे हादसों की अजियत ताउम्र होती रहती है। एक बार मैं घर में अकेली थी, खाना बना रही थी, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने उसामा खड़ा था। अंदर आकर उसने हाथ जोड़े और रोने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की थी। देखो वो सब कुछ मेरी बेटी के साथ हो गया। तुम्हारी चुप ने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। काश कि तुम चुप ना रहती और मुझे सजा दिलवा देती। वो फूट फूट कर रो रहा था। मैंने कहा, खुदा की लाठी भी आवाज़ होती है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम किसी के साथ ज्यादती करोगे, जुल्म करोगे और वो चुप हो जाएगा तो तुम बख्श दिए जाओगे, तो तुम गलत समझते हो। आसमान पर बैठा परवरदिगार सब कुछ देखता है। तुमने मेरी जिंदगी अज़ियतों से भर दी थी, लेकिन अल्लाह ने मेरा पर्दा रख लिया। मुझे जहन जैसा मोहब्बत करने वाला जीवन साथी दे दिया और बच्चे भी। तुम्हारी बेटी के साथ जो भी गलत हुआ, मुझे उसकी बहुत तकलीफ है। आखिर तुम मर्द लोग किसी के साथ जुल्म ज्यादती करने से पहले क्यों नहीं सोचते कि उसकी अजियत सहनी एक औरत को ही पड़ेगी, चाहे वो बहन हो, बेटी हो या बीवी। खुदा के लिए खुद पर भी रहम खाओ और अपनी बेटी पर भी। वो कहने लगा, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, तुम माफ़ नहीं करोगी तो मेरी बेटी इसी जुल्म और ज्यादती का निशाना बन जाएगी। मैंने कहा, मैंने माफ़ कर दिया सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बेटियों के साथ वो जुल्म और ज्यादती होते नहीं देख सकती जो कभी तुमने मेरे साथ की थी। आंसू साफ करता हुआ वो जा चुका था। मैंने अपना ज़र्फ बढ़ाते हुए जहन से कहा कि मैं अहद के लिए रुमैसा का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। वो कहने लगा कि वो तो बहुत छोटी है और अभी मैट्रिक में पढ़ रही है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम बस निकाह कर देंगे, रुखसती उस वक्त करेंगे जब वो ज़्यादा जमातें पास कर लेगी। वो कहने लगा, ठीक है, अच्छी बात है कि ख़ानदान की लड़की है। हमने जब रुमैसा का रिश्ता मांगा तो सामने बैठा उसामा अपनी गर्दन नजरें झुकाए हुए था, क्योंकि मैं जानती थी कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है, क्योंकि उसकी बीवी ने सिर्फ मुझे ही बताया था और वो मेरी यूं शुक्रगुजार थे कि जिसकी कोई हद नहीं। और मैं अपने रब के शुक्रगुजार थी
क्योंकि मेरे रब ने मेरा पर्दा रखा था, इसलिए मेरा भी फ़र्ज़ था कि मैं उसकी बेटी का पर्दा रख लेती। मुझे उस शख्स से नफ़रत है, बहुत नफ़रत है, लेकिन मैं उसकी बेटी से नफ़रत नहीं कर सकती। उसकी अज़ियत को मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने पर्दा पोशी रख ली थी। आप बताएं, मैंने ठीक किया ना? कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेकर